दोस्तों, आज फिर आपसे मुखातिब हूँ इस सदी की एक महत्वपूर्ण कवि के साथ और उनकी कुछ चुनिंदा मेरी पसंद की 5 कविताओं के साथ। मैं बात कर रही हूँ अपने अग्रज जितेंद्र श्रीवास्तव जी की। सब चुप हैं अपनी अपनी चुप्पी में, सब चुप हैं अपनी अपनी चुप्पी में, अपना भला ढूंढते। जितेंद्र श्रीवास्तव कहते हैं। साथियों, इसी पंक्ति से अनुमान लगाया जा सकता है कि चुप्पी कितनी खलती है कवि को। वह चुप्पी, उस दौर में चुप्पी जबकि सब तरफ ये आंदोलन है, ये क्या कह सकते हैं, सब तरफ ये चर्चा है और लगातार बहस हो रही है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है। ऐसे में चुप्पी खलती है। मुखर होना जहाँ होता है, जहाँ कहने का जोखिम उठाना चाहिए, कोई नहीं बोलना चाहता, कोई नहीं ये साहस करता। कवि उसी चुप्पी के बारे में कहते हैं। साथियों, हम भुनभुनाते हैं, हम बड़बड़ाते हैं, टीस उठती है सबके मन में, नाराज़गी गुस्सा सबके मन में, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। इस दौर में जितेंद्र श्रीवास्तव की ये कविताएं बहुत मुखर हैं, बोलती हैं, कहती हैं, बतियाती हैं। स्त्री विमर्श का दौर चल रहा है और विमर्शों में मेरे प्रिय कवि को संवाद पसंद है, बतियाना पसंद है, और वह भी स्त्री के विविध रूपों से कवि बतिया रहा है। हिंदी कविता के इस पूरे परिदृश्य में जिन कवियों को महत्वपूर्ण स्थान मिलता है, उनमें जितेंद्र श्रीवास्तव की अनिवार्य उपस्थिति है। चाहे वो बाजार हो, बाजार की चमक दमक हो, उपभोक्तावादी संस्कृति हो, संस्कारों की कमी हो, जो महानगरीय माया जाल है और उसमें गिरफ्त हम और आप, इन सब को हिंदी कविता में, मतलब हिंदी कविता को तमाम बाजारू प्रलोभनों से, आत्मविज्ञापन के दौर से, बल्कि कहूँगी कि विज्ञापन की तमाम चमक दमक से बचाकर कविता की विश्वसनीयता को कवि बचाए रखता है, और ये बड़ी बात है। कविता को रचनात्मक ढंग से, बल्कि रचनात्मक प्रतिबद्धता से प्रतिष्ठित करता है कवि, और अपने समकालीनों में अलग चिन्हा जाता है, दिखाई देता है। यही उसकी कविताओं को विशिष्ट बनाती है। जितेंद्र श्रीवास्तव अपनी पीढ़ी में, और बल्कि मेरे शोधार्थियों के पीढ़ी में भी, विद्यार्थियों के पीढ़ी में भी सर्वाधिक पठित और प्रशंसित और पुरस्कृत कवि हैं। बहुत पढ़े जा रहे हैं। इनकी गरिमामयी उपस्थिति इनके अध्यापन में, इनके आलोचन में और इनके तमाम वक्तव्यों में कई दफ़ा मुझे भी सौभाग्य मिला है कि जितेंद्र श्रीवास्तव के साथ मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन मंच साझा किया है। मैं हमेशा उनके वक्तव्य से और उनकी तमाम उनकी जो आलोचकीय समझ है कविता को लेकर, समय और समाज को लेकर, उससे हमेशा से ही प्रभावित रही हूँ। मैं उन्हें आदर देती हूँ, और केवल स्त्री होने के नाते नहीं, बल्कि थोड़ा बहुत लिखती पढ़ती हूँ, जिसके नाते सर भी मुझे उतने ही स्नेह और आदर से नवाजते हैं। जितेंद्र श्रीवास्तव जी के कुल मेरे ध्यान में जो है वो 9 या 10 कविता संग्रह आ चुके हैं। इन दिनों हालचाल, सुंदर असुंदर, अनुभय कथा, बिल्कुल तुम्हारी तरह, कायांतरण, कवि ने कहा, उजास, बेटियां की श्रृंखला उन्होंने सोशल मीडिया पर भी हम सबसे साझा किया है, आप उसे देख पढ़ सकते हैं, वो मुझे भी खासा पसंद है। और सूरज को अंगूठा, ये सभी जितेंद्र श्रीवास्तव की वो रचनाएं हैं, वो संकलन हैं जो अब तक
मेरी जानकारी में हैं, मेरी जानकारी कम हो सकती है, पर हम सीधा कवि की कविताओं पर आते हैं और जिसके ज़रिए हम आज कवि को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। कविताएं कवि का केवल बाहरी व्यक्तित्व नहीं होता, कविताएं कवि का इनर सेल्फ भी होता है। कविताओं में उसका केवल बाह्य जगत ही नहीं दिखाई देता, उसका मन सीझता रीझता किन किन चीज़ों को रेखांकित चिन्हित करता चलता है। कविताओं में ये खूबी भी दिखाई देती है और जितेंद्र श्रीवास्तव की इन कविताओं में ये खूबी मिलती है। पहली कविता है मेरी पसंद की, नमक हराम। आज के दौर में इसे गाली नहीं कहा जाता, पर यह गाली है। और किसी स्लैंग से कविता का शीर्षक देना जोखिम का काम तो है ही। इसमें बहुत सारी चीज़ों को अब तक जो नज़रअंदाज कर दिया गया, उसको भी लेकर कवि चिंतित है और अपनी चिंता अपनी कविता में हमसे साझा करता है। और नमक की अदायगी पर भी कवि अपने भाव और विचार हमसे साझा करता है। आप पहले मैं कविता का पाठ करती हूँ, आप इसे सुने, देखें और फिर उसके बाद हम इस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। कविता है नमक हराम। आँखों के जल में होता है नमक, आँखों के जल में भी होता है नमक, पर कितना, किससे पूछा जाए? क्या वह स्त्री ठीक ठीक बताएगी आँखों के जल में नमक का अनुपात, जिसकी उम्र का अधिकांश आंसुओं से भीगे आंचल को सुखाने में बीता है? या बताए कि वह अपराधी घोषित कर दी गई नदी जिसने समुद्र में अपने विलय से इनकार कर दिया? वैसे पूछा तो उससे भी जा सकता है जिसकी मां स्वर्ग सिधार गई उसके जन्म समय, प्रसव पीड़ा रूढ़ियों और सुविधाओं की कमी से। निश्चय ही उसका कंठ अब भी सूखा होगा, पर वह हुआ निरा पुरुष तो बोलेगा कितना सच। एक पुरुष होकर तमाम ऐसे रुग्ण मानसिकता वाले पुरुषों के खिलाफ परचम उठाते जितेंद्र श्रीवास्तव, जो अपने पुरुष होने का दंभ नहीं छोड़ता, संवेदना के उन तंतुओं पर बार बार चोट पहुंचे, प्रसव पीड़ा, माँ की स्मृति, स्त्री को हर स्त्री को अपनी माँ के रूप में मानित करना, सम्मानित करना, जितेंद्र श्रीवास्तव को तो आता है, पर वो ऐसे तमाम पुरुषों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। और आखिरी दो पंक्तियां इस कविता की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है। वैसे पूछा तो उससे भी जा सकता है जिसकी माँ स्वर्ग सिधार गई उसके जन्म समय, प्रसव पीड़ा रूढ़ियों और सुविधाओं की कमी से। निश्चय ही उसका कंठ अब भी सूखा होगा, पर वह हुआ निरा पुरुष तो बोलेगा कितना सच। सदियों से आंखों की गहराई का उपमान रहा है समुद्र, पर शायद ही कभी किसी ने याद किया हो दोनों को साथ साथ नमक के लिए। शायद ही कभी किसी ने विचार किया हो दोनों के खारेपन का अंतर। समुद्र चाहे जितना हो अगम, छिपा नहीं पाता अपना खारापन, पर स्त्रियां अनादिकाल से पी रही हैं अपना खारापन, बदल रही हैं आंखों के नमक को चेहरे की नमक में, और पुरुष चमत्कृत हैं, खुश हैं, यह रूप लावण्य उसके लिए है। समुद्र चाहे जितना हो अगम, छिपा नहीं पाता अपना खारापन, पर स्त्रियां अनादिकाल से पी रही हैं अपना खारापन, बदल रही हैं आंखों के चेहरे को, आंखों के नमक को चेहरे के नमक में, और पुरुष चमत्कृत है, खुश है कि यह रूप लावण्य उसके लिए है। वह खुश होता है जैसे समुद्र पर, वैसी ही स्त्री पर उसके लिए दोनों महत सौंदर्य हैं। कभी कभी क्रोध में, रक्त मज्जा में समाये स्वभाववश कहता वह दोनों को अबूझ भी।
कभी कभी क्रोध में, रक्तमज्जा में समाये स्वभाववश कहता हुआ दोनों को अबूझ भी। वैसे पूछिए कभी किसी ऐसे पुरुष से, वैसे पूछिए कभी ऐसे पुरुष से जिसने प्रेम नहीं किया, जिसने प्रेम नहीं किया स्त्री को स्त्री में बदलकर, कि कितना नमक होता है आंखों से बहती जलधारा में, तो वह नहीं बता पाएगा, संभव ही नहीं बता पाना उसके लिए। यह समुद्र का पानी नहीं, यह समुद्र का पानी नहीं जिससे छान लिया नमक, यह पीड़ित खदबदाती आत्मा का जल है। इसमें चाहे जो हो नमक का अनुपात वह अनमोल है। और मुहावरे में कहें तो इस नमक को अपना सुख समझता पुरुष पूरा नमक हराम है, पूरा नमक हराम है। तो आपने देखा स्लैंग से नमक हराम किसको संबोधित है, यह कविता किस के लिए लिखी जा रही है और कितनों तक पहुंच रही है कविता। सृष्टि रूपी स्त्री को, मानवीयता रूपी स्त्री को, प्रकृति रूपी स्त्री को जो पुरुष नहीं समझ रहा, जो इतना कठोर है, इतना निर्मम है कि उसी से पैदा हुआ, उसी से पालित पोषित, उसी की गोद में, उसी के सीने पर, उसी के सर पर, सराखों पर विराजता है और फिर उसी को लगातार छलता है, लगातार उसका दोहन करता है। ऐसा पुरुष तो नमक हराम ही होगा। बेहतरीन कविता कवि। दूसरी कविता है रक्त में खुशी। मैंने पूछा थोड़े संकोच थोड़े स्नेह से, मैंने पूछा थोड़े संकोच थोड़े स्नेह से, कैसे हैं पति, हैं तुम्हारे अनुकूल, कैसे हैं पति, है तुम्हारे अनुकूल। उसने कहा मुदित मन से लजाते हुए, उसने कहा मुदित मन से लजाते हुए, जी बहुत सहयोगी हैं, समझते हैं मेरी सीमा और अपनी भी। उस दिन मेरा मन बतियाता रहा हवाओं से, फूलों से, पूछता रहा हाल चाल राह के पत्थरों से, प्रसन्नता छलकती रही रोम रोम से, यूं ही टहलते हुए चबा गया नीम की पत्तियां। पर खुशी इस कदर थी, पर खुशी इस कदर थी कि पर खुशी इस कदर थी कि रक्त में कि कम न हुई मन की मिठास। उस दिन मेरा मन बतियाता रहा हवाओं से, फूलों से, पूछता रहा हाल चाल राह के पत्थरों से, प्रसन्नता छलकती रही रोम रोम से, यूं ही टहलते हुए चबा गया नीम की पत्तियां। पर खुशी इस कदर थी रक्त में कि कम न हुई मन की मिठास। मैंने खुद से कहा, मैंने खुद से कहा, चलो चलो खुश तो है एक बेटी किसी की, चलो खुश तो है एक बेटी किसी की और भी होंगी धीरे धीरे, किसी की और भी होंगी धीरे धीरे। ऐसी कविता तो बेटियों का पिता ही लिख सकता है। तमाम दुनिया भर की बेटियों के लिए मंगल कामना, आशीष, शुभकामना, दुआएं। बेटियां बढ़ती रहें, छूती रहें नए मुकाम। बट बेटियों से ही है तमाम तीज त्योहार, बेटियों से ही घर आंगन की रौनक, बेटियां ही हैं तुलसी रखा द्वार। तो बेटियों से ही हमारा सारा सरोकार है। और जितेंद्र श्रीवास्तव निश्चित तौर पर बेटियों के पिता हैं। तो ऐसी कविता, इतनी आत्मीय कविता जिसमें कवि मौजूद है, अपनी रचनाओं से बाहर रचनाकार जा भी नहीं सकता, वह उसमें संलग्न होता है, पर उतना ही तटस्थ भी है, जिसे मैं संलग्न तटस्थता और तटस्थ संलग्नता कहती हूँ, उतना ही तटस्थ भी है। और सारी दुनिया की बेटियों से यह सरोकार साझा कर रहा है कि किसी एक की बेटी जिस तरह से सुखी और संतुष्ट और तृप्त पाई गई,
अगर कोई शक्ति है तो वो नूर, वो ज्योति सभी बेटियों में वो नूर और वो ज्योति हो, और सभी दुनिया भर की बेटियां, विवाहित बेटियां उतनी ही तृप्त, संतुष्ट और सुखी हों। बेटियों की चर्चा चल रही थी और मेरी पसंद की ये कविता, इसे पढ़े बिना कैसे रह सकती हूँ। इसे प्रिय कवि ने सोशल मीडिया पर भी साझा किया था। मैं आपसे ये कविता शेयर करती हूँ। बेटियाँ। यह दिसंबर की पहली तारीख की ढल रही शाम है। यह दिसंबर की पहली तारीख की ढल रही शाम है। धूप चुपके से ठहर गई है। धूप चुपके से ठहर गई है नीम की पत्तियों पर। इस समय मन में उजास है। इसमें टपकता है शहद की तरह बेटियों का स्वर। इस समय मन में उजास है। इसमें टपकता है शहद की तरह बेटियों का स्वर। बेटियां होती ही शहद हैं जो मिटा देती हैं आत्मा की सारी कड़वाहट। बेटियां होती ही शहद हैं। बेटियां होती ही शहद हैं जो मिटा देती हैं आत्मा की सारी कड़वाहट। अभी कुछ पल बाद धूप सरक जाएगी आंचल की तरह पत्तियों से। पत्तियां अनंत काल तक नहीं रोक सकती धूप को। अभी कुछ पल बाद धूप सरक जाएगी आंचल की तरह पत्तियों से। पत्तियां अनंत काल तक नहीं रोक सकती धूप को। पर बेटियां नरम धूप की तरह बनी रहती हैं सदा पिता के संसार में। पर बेटियां नरम धूप की तरह बनी रहती हैं सदा पिता के संसार में। जितनी हंसी होती है बेटियों के अधर पर, जितनी हंसी होती है बेटियों के अधर पर, उतनी उजास होती है पिता के जीवन में। जो ना हंसे बेटियां, जो ना हंसे बेटियां, तो अंधेरे में खो जाते हैं पिता, तो अंधेरे में खो जाते हैं पिता। बहुत खूब। बेटियों की छोटी छोटी कविताओं की मैंने भी श्रृंखला बनाई थी। फिर किसी दिन उसे साझा करूंगी। आपको तो ज़रूर भेजूंगी। बेटियां होती हैं दाल में हल्दी, सब्जी में नमक। घर से जब जाती हैं बेटियां तो जाती है माँ की आँख की रोशनी, पिता को होती है रतौंधी। इस तरह की बेटियों पर कुछ कविताएं लगातार लिखी भी जा रही हैं, सुनी और सुनाई भी जा रही हैं। और ये संतोष का विषय है कि बेटियों को लगातार न केवल स्थापित किया जा रहा है बल्कि मानित किया जा रहा है, और उनके होने का, उनकी मौजूदगी का को दर्ज कराया जा रहा है। और ये बड़ी बात है। अगली मेरी पसंद की कविता है। स्त्रियां कहीं भी बचा लेती हैं पुरुषों को। लगातार आप इस पूरी श्रृंखला में एक नया विमर्श पा रहे हैं। पुरुष की आंखों से देखा हुआ स्त्री विमर्श, पुरुष का अनुभूत संसार जो है, जो पुरुष का इनर सेल्फ है, वह स्त्री विमर्श को किस नजरिए से देख रहा है। जहां कोई विवाद नहीं है बल्कि संवाद कायम कर रही है कविताएं स्त्रियों के साथ भी, और विमर्श करती हुई अपनी अस्मिता, अपनी निजता, अपने अस्तित्व के लिए लड़ती जूझती हुई स्त्रियों के साथ खड़ा है ये पुरुष। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह बेटियों का पिता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक स्नेह भरी पत्नी का पति है, सहधर्मी है, बल्कि इसलिए भी कि दुनिया भर की स्त्रियां उसे उसी तरह से आदरणीय और माननीय लगती हैं जिनके साथ सदियों से भेदभाव किया गया है, उन्हें वंचित रखा गया है, उन्हें हाशिए पर रखा गया है, घर के कोने अतरों में रखा गया है। तो उन सभी स्त्रियों के साथ जितेंद्र श्रीवास्तव खड़े नजर आते हैं। और यह कविता जिसमें वो उसे ही जमीन बना देते हैं, उसे ही आकाश बना देते हैं, कनात की तरह। कठिन समय में स्त्रियां कनात की तरह तनकर खड़ी हो जाती हैं अपने पुरुष साथी के साथ, फिर वह पिता हो,
पति हो, भाई हो या बेटा, स्त्रियां कितनी ज़रूरी हैं इस समय और समाज के लिए। बचेंगी स्त्रियां तो बचेगा परिवार और समाज और देश राष्ट्र। तो यह कविता उन्हीं को समर्पित, जितेंद्र श्रीवास्तव की। स्त्रियां कहीं भी बचा लेती हैं पुरुषों को। चिंतकों ने कहा, पेट न हो तो शायद आदमी स्वाभिमान से जिए। वह पेट ही है जो मुझे खींच लाया एक ऐसे शहर में जहां दिन बड़े विचित्र थे, रातें बड़ी भयावह, दृश्य अमावस में पहाड़ जैसे थे। उस शहर में कुछ पल बढ़ते थे, मैं भी कुछ दूर आगे तक। फिर लगता था कहाँ जा रहा हूं, फिर लगता था कहाँ जा रहा हूं, कहाँ आ गया हूं। इस तरह कब तक चलेगा, कैसे मिटेगी प्यास थूक घोटने भर से। हमारी प्यास का सबसे अलग अंदाज है जानम, कभी दरिया को ठुकराते हैं, कभी शबनम में पीते हैं। तो यहाँ इस तरह कब तक चलेगा, कैसे मिटेगी थूक घोटने भर से प्यास। समझ में नहीं आता था कि आदमी के चेहरे बदले हैं या जीवन की भाषा। समझ में नहीं आता था कि आदमी के चेहरे बदले हैं या जीवन की भाषा, या मेरी आंखों में उतर आया है किसी पोखर का रंग। सचमुच सचमुच जीने के ढेर सारे उपाय निरर्थक बेमानी से लगते थे। हार जाऊंगा हर पल लगता था, पर ऐसी ही पलों में अक्सर स्मृतियों से झांकता था एक चेहरा, बहुत उदास पर मुस्कुराता हुआ प्राण वायु की तरह। सोचता था किसी दिन लौटूंगा सगुन का पान लिए फलों की टोकरी के साथ, जैसे लौटते हैं सपने वसंत के दिनों में फागुन के रंगों में। जैसे लौटते हैं पत्ते पतझड़ के बाद टहनियों तक, मैं भी लौटूंगा उसके चेहरे तक। इस प्रकार एक अपरिचित शहर में असमय मृत्यु से बचाती रही स्मृतियों में बसी एक स्त्री। इस प्रकार एक अपरिचित शहर में असमय मृत्यु से बचाती रही स्मृतियों में बसी एक स्त्री। स्त्रियां कहीं भी बचा लेती हैं पुरुष को, स्त्रियां कहीं भी बचा लेती हैं पुरुष को। स्मृति भर वो सुधियां ही, वो स्मृतियां ही, वो एक छवि जो मन में बसी है, वो जब इतना थाम लेती है तो वो प्रकृति, वो स्त्री कितनी सशक्त होगी, कितनी संभावनाशील होगी कि पुरुषों को गिरने नहीं देती, डगमगाने नहीं देती, उठा लेती हैं, बचा लेती हैं। और ये आखिरी कविता, पांचवी कविता मुझे विशेष प्रिय इसलिए रही कि एक सोहर की कथा है इसमें। लोक कथाओं में ये सोहर गाए जाते हैं और आप में से बहुत सारे साथी सोहर से परिचित होंगे। मैं ये कविता पहले आपको सुनाती हूँ। सोन चिरई। बहुत पुरानी कथा है। एक भरे पूरे घर में एक लड़की थी, सोन चिरई। वह हंसती थी तो धूप होती थी, फूल खिलते थे। वह चलती थी तो बसंती हवा चलती थी। जिधर निकल जाए लोगों की पलकें बिछ जाती थी। और जैसा कि हर किस्से में होता है, उसका विवाह भी एक राजकुमार से हुआ। राजकुमार उस पर जान लुटाता था। उसके होठ उसकी तारीफ में खुलते, उसकी जिह्वा उसके प्रेम के सिवा और सारे स्वाद भूल गई थी। उसकी नींद, उसकी आंखों में नींद और दिल में करार न था। और ऐसे ही 2-4 वर्ष बीत गए। सोन चिरई की गोद न भरी। ननद को भतीजा, सास को कुल का दिया, पति को पुरुषत्व का पुरस्कार न मिला। ऐसे ही 4 बरस बीत गए। सोन चिरई की गोद न भरी, ननद को भतीजा, सास को कुल का दिया, पति को पुरुषत्व का पुरस्कार न मिला। ननद कहने लगी, ब्रजवासिन, ये उलाहने होते हैं। गांव घर की स्त्रियां बांझ स्त्रियों को उलाहने देती हैं, ताने देती हैं। अपना घर परिवार ही ऐसी स्त्रियों को ऐसा दमघोटू माहौल दे देता है। जितेंद्र श्रीवास्तव किस तरह से स्त्री की उस दुनिया को भीतर तक देख पाते हैं, जबकि पुरुष हैं पर दृष्टि उनकी कितनी उदार है, विशाल है कि वह भीतर तक भांपते हैं, उसकी थाह लेते हैं। आप सुने।
ननद कहने लगी ब्रजवासिन, सास कहने लगी बांझ, और जो रात दिन समाया रहा उसमें सांसों की तरह, उसने कहा तुम्हारी स्वर्ण देह किस काम की, अच्छा हो तुम यह गृह छोड़ दो, तुम्हारी परछाई ठीक नहीं होगी हमारे कुल के लिए। सोनचिरई बहुत रोई, सोनचिरई बहुत रोई, मिन्नतें की, पर किसी ने न सुनी। आंसू बीच एक स्त्री घर के बाद भटकने लगी ब्रह्मांड में। उसे जंगल मिला, जंगल में बाघिनी मिली, उसने उसे अपना दुख सुनाया और निवेदन किया कि वह उसे खा ले। बाघिन ने कहा वहीं लौट जाओ जहां से आई हो, मैं तुझे न खाऊंगी वरना मैं भी बाज हो जाऊंगी। बाघिन ने कहा वहीं लौट जाओ जहां से आई हो, मैं तुझे न खाऊंगी वरना मैं भी बांझ हो जाऊंगी। सोनचिरई क्या करती, वहां से सांप की बांबी के पास पहुंची। बांबी से नागिन निकली, नागिन ने उसका दुख सुना, फिर कहा वहीं लौट जाओ जहां से आई हो, जो मैं तुझे काट खाऊंगी तो मैं भी बांझ हो जाऊंगी। फिर क्या करती, फिर क्या करती, गिरते पड़ते सोनचिरई माँ के दरवाजे पर गई। माँ ने धमका कर, माफ कीजिएगा, माँ ने धधाकर हालचाल पूछा, कौन सी विपत्ति में दुलारी बिटिया ऐसी घर आई है। बेटी ने अपना दुख सुनाया और चिरौरी की कि थोड़ी सी जगह दे दो माँ रहने के लिए। माँ ने कहा विवाह के बाद बेटी को नैहर में नहीं रहना चाहिए, लोग बाग क्या कहेंगे, वहीं लौट जाओ जहां से आई हो। और सुनो बुरा न मानना बेटी, और सुनो बुरा न मानना बेटी, जो तुम्हारी परछाई पड़ेगी तो मेरी बहू बांझ हो जाएगी। जो तुम्हारी परछाई पड़ेगी तो मेरी बहू बांझ हो जाएगी। यह कहकर माँ ने अपना दरवाजा बंद कर दिया। अब सोनचिरई क्या करती, अब सोनचिरई क्या करती। उसने धरती से निवेदन किया, अब तुम ही शरण दो माँ। उसने धरती से निवेदन किया, अब तुम ही शरण दो माँ। दुख सहा नहीं जाता, इन कदमों से चला नहीं जाता। जो लोग पलकों पर लिए चलते थे मुझे, उनके उसारे में भी जगह न बची मेरे लिए। अब कहाँ जाऊं तुम्हारी गोद के सिवा, अब कहाँ जाऊं तुम्हारी गोद के सिवा। धरती ने कहा तुम्हारा दुख बड़ा है लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हारा दुख बड़ा है लेकिन मैं क्या करूं। जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, जो मैं तुमको अपनी गोद में रख लूंगी तो ऊसर हो जाऊंगी। ऊसर मतलब जो उपजाऊ नहीं रह जाती जमीन। धरती भी सशंकित है उस बांझ औरत को शरण देने में कि ऊसर हो जाएगी। और मित्रों, इसके आगे जो हुआ वह किसी किस्से में नहीं है, वही विमर्श है, वही चर्चा का विषय है, वही चिंता का विषय है। और मित्रों, इसके आगे जो हुआ वह किसी किस्से में नहीं है। हुआ यह कि सब ओर से निराश सोनचिरई बैठ गई एक नदी के किनारे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन तीसरे पहर एक सजीला नौजवान प्यास से बेहाल नदी तट पर आ मिला। उसने सोनचिरई को देखा। सोनचिरई को देख पल भर के लिए वह सब कुछ भूल गया। उसने विह्वल हो नरम स्वर में सोनचिरई से दुख का कारण पूछा और सब कुछ जान लेने पर अपने साथ चलने का निवेदन किया। सोनचिरई पलछिन हिचकी, फिर उसके साथ साथ हो ली। हारे को हरिनाम। और उसके साथ पूरी उम्र जीकर जब वह मरी तो आंसू से जार जार उसके 8 बेटों ने उसकी अर्थी को कांधा दिया। सोनचिरई 8 बेटों की मां थी। सोनचिरई 8 बेटों की मां थी। वह स्त्री थी और स्त्रियां कभी बांझ नहीं होती, और स्त्रियां कभी बांझ नहीं होती। वे रचती हैं तभी हम आप होते हैं, तभी दुनिया होती है। रचने का साहस पुरुष में नहीं होता। वे रचती हैं तभी हम आप होते हैं, तभी पूरी दुनिया होती है। रचने का साहस पुरुष में नहीं होता। वे होती हैं तभी पुरुष होते हैं।
बहुत शुक्रिया साथियों।